और अब एक दुखद खबर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से, जहां गहरी नींद में सोया एक पूरा परिवार मौत के मुंह में समा गया। भीषण आग से जो लपटें उठी, धुएं के कारण दम घुटने से ये मौत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसी बीच प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी हुआ है। देखिए महाराष्ट्र के संभाजी नगर से ये रिपोर्ट। तबाही का ये मंजर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का है। दूसरी मंजिल पर 7 सदस्यों का परिवार गहरी नींद में सो रहा था। भीषण आग लगी और पूरा परिवार नींद के दौरान ही मौत के मुंह में समा गया। इस 3 मंजिला इमारत में नीचे आलम टेलर की दुकान थी। ऊपरी तलों पर लोग रहते थे। 3 अप्रैल की सुबह करीब 3:30 से 4 बजे के बीच नीचे भीषण आग लगी। दुकान में कपड़ा भरा होने के कारण लपटों ने विकराल रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक परिवार की मौत दम घुटने से हुई। पुलिस को 4:15 को इसकी खबर लगी। इसका मतलब ये लगभग 4 बजे के आसपास ये आग लगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आग आग की लपटें जो है वो सेकंड फ्लोर तक गई नहीं, लेकिन हमें लगता है कि सफोकेशन की वजह से इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। 7 कैजुअल्टी में 2 पुरुष है, 2 बच्चे हैं और 3 महिलाएं हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग में लगी थी। आग की लपटों से उसकी बैटरी फटी, जिससे तेज धमाका भी हुआ। जब हमने हमारे घर वालों को उठाया तो जब तक सब नीचे की फ्लोर पे थी। जब वहाँ से यहाँ के लोकल बच्चों ने सीढ़ी अरेंजमेंट करे, उसके बाद मैं उनको उठाने भागा ऊपर। उन्होंने उठे नहीं कुछ, तो फिर 3rd फ्लोर पे जो किराएदार था उनको मैं उठाने गया तो उन्होंने उठ गए। उन्होंने और मैं नीचे आए उनको खटके मारे, वो कूलर की आवाज़ से उठे नहीं, क्या क्या नहीं मालूम। तो जब तक आग पूरी धुआं चालू होगा तो पूरा ऊपर के फ्लोर पे आना। फायर ब्रिगेड वाला बंदा ऊपर चढ़ा और वो आग देखा और नीचे आ गया। तो वो वही सीढ़ी पे ऊपर मैं गया, चढ़ा और फिर ऊपर जब जाके देखा तो पूरा धुआं ही धुआं था, मेरे को दिख रहा नहीं था। फिर मैंने टॉर्च लिया, टॉर्च मारा तो सामने मोबाइल, हाँ टॉर्च भी मांगी हमने, टॉर्च दे रही नहीं थी, फिर मोबाइल के टॉर्च मारे हमने तो पूरा धुआं था। फिर हमने फायर ब्रिगेड का पाइप मंगाए, पानी मारे। जब देखा मैंने टॉर्च लगा के तो पूरे लाशें बिछी हुई थी। 2 बच्चे थे, 2 लेडीज पड़ी हुई थी, 3 लेडीज थी, 2 बच्चे थे। वैसे मारे जो तो फिर वो कांच फोड़ा, अंदर घुसा और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। एआईएमआईएम के स्थानीय सांसद इम्तियाज जलील ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर देरी से क्यों पहुंची। वहाँ पे कुछ नौजवान लड़कों ने ये शिकायत की है कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी वो पहुँचने में काफ़ी देर लगाई है, और यहाँ पर जब सीढ़ी लगाई गई तो वो ऊपर चढ़ने के लिए भी कतरा रहे थे। कुछ यहाँ के नौजवान लड़के वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़े, पानी नहीं था करके। कुछ लोगों ने ये बताया है कि जब टैंकर में पानी ख़त्म हो गया फायर ब्रिगेड के, तो दूसरा टैंकर कैंटोनमेंट का बुलाया गया। कितने बजे फायर ब्रिगेड को कॉल गया था और कितने बजे फायर ब्रिगेड का रिस्पांस टाइम था, ये इंक्वायरी करना जरूरी है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। इस विपत्ति से पूरा इलाका शोक में है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से अनवर के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की। यूपी एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। फरवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 48 लाख अभ्यर्थी से ज्यादा इसमें शामिल हुए थे और यूपी सरकार ने पेपर लीक के आरोप के बाद इसे रद्द कर 6 महीने में फिर से कराने की घोषणा की थी। आइए आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं कि पुलिस भर्ती से जुड़ा ये पेपर लीक मामला आखिर है क्या। ये जो शख्स इस वक्त थाने में खड़ा है, राजीव नयन मिश्रा है, जिसने 48 लाख से ज्यादा नौजवानों को मुश्किल में डाल दिया। राजीव नयन मिश्रा पेपर लीक का मुख्य आरोपी है और अब एसटीएफ की गिरफ्त में है। उत्तर प्रदेश में 60,244 सिपाहियों की भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को हुई परीक्षा में यूपी एसटीएफ को इसी राजीव नयन मिश्रा की तलाश थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है जिस पेपर लीक के मामले में राजीव नयन मिश्रा का नाम सामने आया हो। इससे पहले यूपी टेट की परीक्षा और मध्य प्रदेश में हुई एनएचएम परीक्षा में भी राजीव नयन मिश्रा का आरोप साबित हो चुका है। माना जा रहा है कि राजीव नयन मिश्रा ही वो मुख्य कड़ी थी जिसकी तलाश यूपी एसटीएफ लंबे समय से कर रही थी। यूपी के पुलिस पेपर भर्ती परीक्षा मामले में यूपी एसटीएफ ने 400 के आसपास गिरफ्तारियां भी कर ली थी। प्रारंभिक पूछताछ में उसके द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन में लीक किए गए पेपर की फ़ोटो लेकर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर
2 स्थानों पर पेपर रीडिंग व सॉल्व करने का प्रबंध किया गया था। यूपी में 17 और 18 फरवरी को पुलिस में 60,244 पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद पेपर लीक के आरोप लगे तो प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। योगी सरकार ने आरोपों की जांच कराई तो आरोप सही निकले और परीक्षा रद्द कर दी गई। राजीव नयन मिश्रा और उसके साथियों ने पेपर लीक करने के लिए सबसे पहले अहमदाबाद स्थित एक वेयरहाउस कंपनी के कर्मचारियों को साधना शुरू किया। अहमदाबाद में TCI एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी जहां पर पेपर छपकर रखा जाता था, वहां के 2 वर्तमान और एक पूर्व कर्मचारी को राजीव नयन मिश्रा ने अपने साथ मिलाया। पेपर छपकर जब इस वेयरहाउस में पहुंचा तब इस कंपनी के 2 वर्तमान और एक पूर्व कर्मचारी ने ट्रंक बॉक्स खोला, उसमें से पेपर निकाला, उसकी तस्वीर खींची और वापस उस ट्रंक बॉक्स को वैसे ही पैक करके रख दिया जैसे वो आया था। इसके बाद खींची गई तस्वीर राजीव नयन मिश्रा के पास पहुंची और तब शुरू हुआ पैसों का असली खेल। नकल कराने वाले इस गैंग ने एक अभ्यर्थी से 7-7 लाख रुपए में सौदा किया। गुरुग्राम और मध्य प्रदेश में रीवा के रिजॉर्ट में पैसे लेने वाले अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर सवालों के जवाब लिखवाए गए। यहां तक कि चलती बस में भी जवाब लिखवाए गए। इस पूरे केस का सफल अनावरण किया गया, जिससे कि हम लोग वहां तक पहुंच पाए कि प्रश्न पत्र कहां से और किसने लीक किया। 3 महत्वपूर्ण लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम अभिषेक कुमार शुक्ला है, जो कि सराय मामरेज प्रयागराज का रहने वाला है। दूसरा शिवम गिरी, जो कि थाना जिगना जनपद मिर्जापुर का रहने वाला है, तथा रोहित कुमार पांडे, जो कि थाना कोइरौना भदोही का रहने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के बाद पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप लगने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया और अगले 6 महीने में दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा कर दी गई। लेकिन सवाल ये कि क्या सिर्फ राजीव नयन मिश्रा और उसके साथियों जैसे लोग ही इस पूरी गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हैं, या फिर इन जैसे लोगों पर किसी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति का भी हाथ है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा होगी तब इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के लिए। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। हाल के सालों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में 8 घंटे तक चले मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 13 नक्सलियों को मार गिराया। देखिए रिपोर्ट। गोलियों की आवाज गंगालूर के जंगलों से आई। 8 घंटे बाद जब थमी तो 8 नक्सली ढेर थे। सुरक्षा बलों ने इलाके से कई हथियार भी बरामद किए। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में लाखों का इनामी नक्सली पापाराव मौजूद है, जिसे घेरने 2 अप्रैल को ही मुतवेंडी, पालनार, गंगालूर, बासागुड़ा, चेरपाल से सुरक्षा बल के जवान हथियारों से लैस होकर जंगल में दाखिल हुए। कोर एरिया में दाखिल होते ही इनका सामना नक्सलियों से हुआ। सुबह 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ पूरे दिन जारी थी। बावजूद TSC-OC के बीच जवानी को युद्ध नीति नक्सलियों पर भारी पड़ गई और बासागुड़ा में 6 माओवादियों को ढेर करने के बाद साल के सबसे बड़े एनकाउंटर को अंजाम देने में जवान सफल रहे। वेस्ट बस्तर डिवीज़न के तो सारे जो हमें सूचना मिली थी उसमें जो जितने भी वेस्ट डिवीज़न के सचिव भी थे, बाकी लोग भी थे, SZC मेंबर्स भी की भी सूचना मिली थी, जिस पर से हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। जो हमारे जो EF हुए कई मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं। मॉर्निंग लगभग 4:45 के बाद से शाम को 4 बजे तक लगभग लगातार फायरिंग होती रही दोनों तरफ से। और इसके बाद जब हमारी सर्चिंग हुई तो हमें 13 शव जो हमने बरामद किए नक्सलियों के। 80 के दशक में दंडकारण्य में नक्सलियों ने पैर पसारना शुरू किया था। बीते 2 दशकों में गुरिल्ला युद्ध में दक्ष नक्सलियों ने TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन के दौरान बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया है। फिर चाहे ताड़मेटला की बात हो या झीरम घाटी का खूनी नरसंहार। TCOC के दौरान 3 अप्रैल 2021 में सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हुए थे। 21 मार्च 2020 को सुकमा के मिनपा इलाके में नक्सली हमले में 17 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। 9 अप्रैल 2019 को दंतेवाड़ा जिले में एक नक्सली विस्फोट में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी और 4 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे।
24 अप्रैल 2017 को बुरकापाल हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे। साल 2010 में ताड़मेटला में हुए सबसे बड़े नक्सली हमले में 76 जवानों की शहादत हुई थी। हालांकि अब हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। ये पहली बार है जब टीसीओसी के दौरान माओवादी संगठन को उनके गढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जवानों ने करीब 43 माओवादियों को ढेर कर दिया है। इनमें से करीब 25 माओवादियों को टीसीओसी के दौरान ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। इस अवधि में 181 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मारे गए 13 माओवादियों के शव के साथ बरामद जो वेपन्स है और अन्य सामग्री विस्फोटक जो है वो जिला मुख्यालय लाया गया है। देखिएगा 13 माओवादियों के शव यहाँ रखे गए हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए नक्सली हैं इनकी शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है और साथ ही ये भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो मारे गए माओवादी हैं ये माओवादियों के पीएलजीए प्लाटून नंबर 2 के सदस्य हैं। बीजापुर का गंगालूर इलाका, जिसे कभी माओवादियों की अघोषित उप राजधानी भी कहा जाता था, अब यहाँ कई इलाके में सुरक्षा बलों ने कैंप बनाकर नक्सलियों को पीछे धकेल दिया है। बीजापुर से मुकेश चंद्राकर के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। हरियाणा सरकार ने 2023 में हुए कथित जमीन घोटाले की जांच के लिए एक समिति बनाई है। आरोप है कि सितंबर 2023 में अंबाला मंडल कमिश्नर रेणु फुलिया ने कई गांव की जमीनों पर कलेक्टर के 20 साल से ज्यादा पुराने स्टे ऑर्डर को रद्द कर दिया था। बनामा की कोई ऐसी बात नहीं होती जब वो उन्हीं के नाम है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उनकी एंट्री थी। पंचकुला की जमीन के एक सौदे पर लगे आरोपों के बाद अंबाला की मंडल कमिश्नर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पंचकुला की जमीन की बिक्री पर 20 साल से भी ज्यादा से लगी रोक को हटाकर 14 एकड़ जमीन का ट्रांसफर होने दिया। लेकिन आखिर ये जमीन का सौदा हुआ कैसे? ये जमीन पूर्व राजा भगवंत सिंह के कानूनी वारिसों को मिली, जिनके पास पंचकुला के नजदीक करीब 3000 से ज्यादा एकड़ की जमीन थी। अंबाला मंडल कमिश्नर रेणु फुलिया ने अपने आदेश में कहा कि पृथ्वीराज छाबड़ा, उनकी बहन शशि गुलाटी और सुनील कुमार गुलाटी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के मालिक हैं। उन्होंने भगवंत सिंह के कानूनी वारिसों से ये जमीन खरीदी थी। उन्होंने 18 सितंबर 2003 को जमीन के स्थानांतरण पर कलेक्टर अग्रेरियन का स्टे ऑर्डर भी रद्द कर दिया। फिर फुलिया के पति और बेटे के नाम 2 बिक्री के दस्तावेज मंजूर किए गए। मैंने रूटीन में केस को सुन करके और उस पर फैसला कर दिया कि क्योंकि हिब्बानामा की कोई ऐसी बात नहीं होती जब वो उन्हीं के नाम है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उनकी एंट्री थी, तो हिब्बानामा के मैंने ऑर्डर कर दिए कि उनके नाम 2 एकड़ का हिब्बानामा जो सुनील गुलाटी जी ने करवाया वो उनके नाम वापस कर दिया जाए। ये मुद्दा तब उठा जब पंचकुला जिले के डिप्टी कमिश्नर ने वित्तीय आयुक्त राजस्व को इस मामले पर चिट्ठी लिखकर सुझाव मांगे। 29 मार्च को सरकार ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर डीड का काम रोक दिया जाए और 2 आईएएस अधिकारियों की अध्यक्षता में जांच कराने के लिए समिति बनाई गई। हरियाणा में जमीन घोटालों से पहले भी कई नेताओं के दामन पर दाग लग चुके हैं। चुनाव से ठीक पहले की इस घटना को विपक्ष भ्रष्टाचार से ना निपट पाने की सरकारी नाकामी के तौर पर भुनाएगी। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब अपने आप पर हम आपा खो बैठते हैं, गुस्सा करते हैं, कई बार सामान तोड़ते हैं, कुछ लोग आपराधिक श्रेणी में भी आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए मुंबई में एक दिलचस्प जगह खुली है जहां जी खोल कर लोग सामान तोड़ रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, बिना मुसीबत में पड़े। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। यह है मुंबई का पहला रेज रूम। यहाँ जी भर के तोड़िए फोड़िए, जो मन में आए वो तोड़िए और अपना गुस्सा निकालिए। ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा। आपने रोजाना जिंदगी में देखा होगा आपके करीबी दोस्त या आपके परिवार में या आप खुद कभी कभार ना हम गुस्से में खुद का मोबाइल या घर के कुछ सामान हम भले हम 1 या 2 चीज़ क्यों ना हो लेकिन हम तोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान है। आपकी 50,000 की 1 लाख की टीवी है, आप 50,000 का 1 लाख का मोबाइल अपना तोड़ते हो। तो इससे अच्छा यहाँ आके 1000-1500 दे के आप जितना चाहिए अपना गुस्सा निकालिए। वहाँ 1 मिनट आपको लगता है आपका मोबाइल तोड़ने, वहीं 1500 में आप यहाँ पे आधे घंटे में जितना चाहिए उतना चीज़ें तोड़िए। मुंबई के साकीनाका में खुला ये शहर का पहला रेज रूम है और देश का तीसरा।
2 महीने पहले खुले इस रेज रूम के मैनेजर सोमेश होवल के मुताबिक इस रेज रूम में गुस्सा निकालने वालों के अलावा कुछ लोग मौज मस्ती के लिए भी आते हैं। कुछ आते हैं यहाँ पे गुस्सा निकालने के लिए, कुछ आते हैं यहाँ पे मौज मस्ती के लिए, कुछ आते हैं यहाँ पे कि उन्होंने ये सोचा कि आज तक मैंने ये चीज़ें की नहीं है तो चलो मैं कुछ पहली बार करता हूँ, तो एक्सपीरियंस के लिए भी आते हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई करने के लिए भी आते हैं। तो कुछ आते हैं फैमिली, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आते हैं, जैसे भाई भाई आते हैं, बहन बहन आते हैं, पूरे परिवार भी मज़े के लिए आता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं। वैसे तो आने के लिए 100 वजह है। रेज रूम में गुस्सा निकालने के लिए शीशे की बोतल, कप, ग्लास, कटोरी और ट्यूबलाइट उपलब्ध रहती है, जो यहाँ 500 रुपए से 1500 रुपए तक भर कर तोड़ सकते हैं। इसके अलावा तोड़ने के लिए लैपटॉप और टीवी भी है, लेकिन उसके लिए ज्यादा पैसे देने होते हैं। अपने बिजनेस पार्टनर से नाराज अब्दुल ने बताया कि यहाँ तोड़ फोड़ कर बहुत राहत मिली। तो बहुत मजा आया, बहुत फील हुआ, मतलब बहुत अच्छा अपना सही फील होता है ना कि आदमी मतलब घर पे टीवी तोड़ता है, कुछ घर का नुकसान करता है, उससे अच्छा कि आप यहाँ पे आएँ और अपना मतलब गुस्सा यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यह गुस्से का स्थायी इलाज है? मनोचिकित्सक डॉक्टर सागर मुंद्रा बताते हैं कि गुस्सा निकालने का ये एक फन तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आपको बार बार गुस्सा आता है तो वो बीमारी है, उसका सही इलाज कराना जरूरी है। तो रेज रूम शॉर्ट टर्म में एक अच्छा कंसेप्ट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आने की प्रकृति है या आपको वैसी विकृति है तो आप रोज रेज रूम में जाएंगे और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। बट वन ऑफ इवेंट के लिए मान लीजिए आपको बॉस ने कुछ कह दिया ऑफिस में, आपको ज़्यादातर गुस्सा नहीं आता है, बट बहुत चीज़ें चल रही है ऑफिस में और आपको वो गुस्सा एक्यूमुलेट हो रहा है, आपको कहीं निकालना है, तो एक फ़न तरीका वो निकालने का, मतलब ये रेज रूम हो सकता है। गुस्सा आना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन अगर उसे दबाया जाए तो इंसान की तबीयत पर असर होता है और अगर बाहर निकाला जाए तो आर्थिक नुकसान होने का डर बना रहता है। लेकिन यहाँ इस रेज रूम में आप फिल्मी अंदाज में अपना गुस्सा निकाल सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, थोड़े पैसे ज़रूर देने होंगे, लेकिन गुस्सा आप फ्रस्ट्रेशन अपना चाहे जिस पे भी हो वो यहाँ आकर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ इस रेज रूम में, ये बोतल है और इस बोतल को तोड़कर अब मैं अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो भी है मेरे अंदर वो निकालूंगा। ये तरीका है, अनोखा तरीका मुंबई में अपना गुस्सा निकालने का, फ्रस्ट्रेशन निकालने का, जहाँ पर आकर आप बिना कोई नुकसान किए, बिना कोई मुसीबत मोलिए अपना गुस्सा इस तरह से सामानों को तोड़ फोड़ कर निकाल सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन अमित पवार के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।